औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़िज़ मैं हूँ मुजाहिद अली और आज ज़रा हम स्टार्ट करने जाएंगे हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूँ तो एटम के स्ट्रक्चर को हमने क्लास 6 क्लास 7 के अंदर डिस्कस किया है कि एटम क्या भला होता है। सो हम पढ़ते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। मादे का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है। अब ये बात हिस्टोरिकली हम अगर जाएं तो एक ज़माने में अगर हम हिस्टोरिकली जाएं तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले इस एटम के बारे में जो कंसेप्ट दिया था जिस शख्सियत ने, उसका नाम क्या था? डेमोक्रिटस था। डेमोक्रिटस 5वीं सदी बीसी में इन्होंने एटम के बारे में कंसेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि तमाम के तमाम जो मैटर है ना, वो कंपोज होते हैं इनविजिबल पार्टिकल से, और उन इनविजिबल पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया एटम, क्योंकि ग्रीक में एटम का मतलब है इनविजिबल, जिसको तोड़ा भी नहीं जा सके, इनडिविजिबल भी कह सकते हैं। और उस कंसेप्ट को नाम दिया गया था एटमॉइज़म, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंसेप्ट दिया गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद, काफ़ी सदियाँ गुज़र गईं, 5th सेंचुरी बीसी से जाकर 1830 तक, 1803 तक के अरसे में यही बात रही। लेकिन 1803 में जॉन डाल्टन ने आकर एक मॉडल पेश कर दिया, जिस मॉडल को क्या कहते हैं? सॉलिड स्फीयर मॉडल कहा जाता है। इन्होंने भी यही कहा कि एटम जो है ना, इनविजिबल है और इसी से कंपाउंड बनते हैं, इसकी कम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं। ये बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, और वही कंपाउंड्स फिर किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उनकी एक ख़ास अरेंजमेंट होगी और फिर वो बॉडी बन जाएगी। 1803 में इन्होंने ये बात कही। लेकिन आगे जाकर एक एज आता है जिसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है और जाकर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। उस ज़माने में एक साइंटिस्ट आ गया, 1897 में इन्होंने काम स्टार्ट किया, और 1904 में इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। इनके मुताबिक ऐसा है कि जैसे कि एक एटम अगर हम तस्वर करें, एक वाटरमेलन है, तरबूज है, और तरबूज के अंदर जो रेड कलर का गूदा है जिसे हम खाते हैं। इन्होंने ये कहा कि जिस तरह एक वाटरमेलन में जो खाने की चीज़ है रेड कलर की, वो प्रोटॉन है, और उन्हीं प्रोटॉन में, जैसे कि वाटरमेलन में बीज दसे हुए हालत में मौजूद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी उसी के अंदर दसे हुए हालत में मौजूद हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। इस मॉडल को उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल कहा। काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद यही बात रही, इसी पर अमल किया गया 1904 से लेकर 1911 तक। लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने इसी मॉडल को टेस्ट करने के लिए एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की। जब वो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया तो इससे पता लगा, जैसे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो मॉडल एटम का नहीं है, और यूं प्लम पुडिंग मॉडल भी क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। फिर उसी के बाद उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में एक मॉडल दे दिया जिसे न्यूक्लियर मॉडल कहा गया। वो न्यूक्लियर मॉडल क्या बला था? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, एक न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक सोलर सिस्टम के अंदर सूरज के गिर्द सैयारे चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह
इनके मॉडल में भी ये है कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के गिर्द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं और उस चक्कर लगाने वाले पाथ को उन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया। लेकिन इसके यहाँ भी दो खामियां रहीं। वो खामियां क्या थी कि जब इनसे पूछा गया इसके मॉडल पेश करने के बाद कि आया क्लासिकल फ़िज़िक्स तो ये कहती है कि जब कोई भी चीज़ रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस और एनर्जी मुसलसल इमिट करता रहता है, ख़ारिज करता है, तो क्या करेगा वो बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या करे, एनर्जी इमिट करते 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 धीरे धीरे वो अंदर आकर आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वजह बताइए, तो वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए। दूसरा एक सवाल ये किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, बजाय इसके कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बने लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या दलील है? ये जो दो सवाल पूछे गए, इन दो सवालों के जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं थे। यूँ रदरफोर्ड का मॉडल भी क्या हुआ, इसके अंदर नुकाइस आ गई, ड्रॉबैक्स आ गए, ऑब्जेक्शंस आ गई कह सकते हैं, या डिफेक्ट्स आ गई, जिसको ओवरकम करने के लिए सन 1913 में नेल बोहर ने एक मॉडल दिया जिसे प्लानिटरी मॉडल कहा गया। इन्होंने इन दोनों सवालों के जवाबात बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए। इनके मुताबिक ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन कोसेंट्रिक स्पेसिफिक सर्कुलेशन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अब इन्होंने ये कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता है, उस वक्त यानी सेम ऑर्बिट में हो तो कोई एनर्जी इमिट नहीं करता, लेकिन जो ही वो न्यूक्लियस के करीब आना चाहे दे इमिट एनर्जी। उसी वक्त स्पेक्ट्रम बनेगा विजिबल लाइट का, जिससे हम लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर कह सकते हैं। और जो ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके दूर जाना चाहे न्यूक्लियस से, उस वक्त वो एनर्जी गेन कर लेंगे और गेन करके क्या होंगे, सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ जो डेल्टा ई लिखा जाएगा, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो डेल्टा ई क्या है, वो ये कहते हैं कि एक ऑर्बिट की फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी फ़िक्स होती है, उस फिक्स मकदार में राउंड करेगा तो कोई एनर्जी ना इमिट करेगा ना एब्सॉर्ब। जो ही वो हायर टू लोअर ऑर्बिट जाएगा एनर्जी रिलीज़ करेगा, और लोअर टू हायर ऑर्बिट जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करके आगे की तरफ निकल जाएगा। यूँ इन्होंने मॉडल पेश किया और ये मॉडल काफ़ी बेहतर माना गया बनिस्बत जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल था। लेकिन अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट नहीं हुआ, उनकी खामियों को, उनके नुकाइस को ठीक किया गया। किसके ज़रिए से, नेल बोहर ने। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मॉडल थ्योरी दिया गया, और क्वांटम मॉडल थ्योरी जो है ना वो किसने दिया है, अरविंद स्क्रोडिंगर ने दिया है, जो 1926 में। इनके मुताबिक ये है कि लोकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओनली बी डिस्क्राइब कहा है, ठीक है, एज बीइंग पार्ट ऑफ अ क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। यानी उन्होंने क्लाउड का कंसेप्ट दे दिया, ये नहीं कहा कि अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते ऑर्बिट्स में, नहीं कहा उन्होंने, क्लाउड्स की फॉर्म में हो सकता है किसी भी शेप में किसी भी डायरेक्शन में वो रिवॉल्व करते रहेंगे। ये थी आज का हमारा टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह अज़ीज़ कल देख लेते हैं आगे जो हमारा मॉडल है रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल जो के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसे हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।